हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याण आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग पृथ्वी पर लगने वाले बलों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के बल लगते हैं और उनके द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का जन्म होता है। यहां पर हमने अंतर्जात बलों के द्वारा तो हमने देखा था कि जैसे अंतर्जात बलों में संपीड़न और जो तनाव बल लग रहे थे उनके द्वारा या तो वलन पड़ रहे थे अर्थात अभिनति और अपनति की क्रिया हो रही थी या फिर वृंशन उत्पन्न हो रहा था, जिससे हॉस्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, हॉस्ट पर्वत या फिर आपकी रैंप घाटी और रिफ्ट घाटी का निर्माण हो रहा था। उसी तरीके से हमने देखा था कि जो पृथ्वी पर बहिर्जात बल लग रहे थे, बहिर्जात बल लगने के कारण अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हो रही थी। अपक्षय की परिभाषा हमने देखी थी। हमने देखा था कि एक जगह जब चट्टान टूट फूट जाती है विभिन्न कारकों के द्वारा तो उसे अपक्षय कहा जाता है, और जब विभिन्न कारकों के द्वारा, चाहे उसमें नदी हो, पवन हो, भूमिगत जल हो, समुद्री जल हो या हिमानी हो, इनके द्वारा जब इन टूटी फूटी चट्टानों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है या उसका निक्षेप किया जाता है तो उसे अपर्दन कहा जाता है। हमने ये भी जाना था कि अपर्दन के द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियों का जन्म होता है। अब आज की वीडियो के अंतर्गत हम अलग अलग तरीके से, जैसे नदियों के द्वारा, नदियों के अपर्दन के द्वारा, नदियों के निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति का जन्म होगा, हिमानी के अपर्दन के द्वारा, हिमानी के निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का जन्म होगा, इसी तरीके से पवन के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, समुद्री जल के द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का जन्म होगा, उनको हम धीरे धीरे करके एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को। नदियों के द्वारा दो प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक तो अपर्दन या कटाव से, जब नदी आगे बढ़ रही होती है तो रास्ते में आने वाली चट्टानों का या तो वह अपर्दन करेगी या उसे तोड़ेगी, फोड़ेगी या फिर उसका कटाव करेगी, तो उसके अपर्दन और कटाव से बहुत सारी स्थलाकृतियों का जन्म होगा। उसी तरीके से मान लीजिए जब उसने उसका कटाव किया, उसका अपर्दन किया, तो उससे जो मलबा होगा उसको ले जाके कहीं ना कहीं जाके उसका निक्षेप करेगी, तो उसके निक्षेप और जमाव से भी बहुत सारी स्थलाकृतियों का जन्म होगा। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि नदियों के अपर्दन और कटाव से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का जन्म होता है। लेकिन पहले मैं एक छोटा सा आपको चित्र बना के बता देता हूं कि नदियां किस तरीके से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। लेकिन इस चित्र के द्वारा सारी स्थलाकृतियां आपकी कवर नहीं होंगी, सारी स्थलाकृतियों को मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन एक चित्र के द्वारा आपकी एक समझ बन जाएगी कि नदियां किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और कहां पर अपर्दन करती हैं, कहां पर उनका निक्षेपण करते हुए स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। देखिए, नदियां, ये तो सभी को पता है कि नदियां अक्सर कर कहां से निकलती हैं, तो अक्सर कर वह पर्वतों वाले क्षेत्रों से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। मान लीजिए यहां से नदी का उद्भव हुआ, अब जब वह नदी यहां से उतर रही होगी तो आप देखिएगा पर्वत से जब वह उतरती है तो वह कैसे बहती है? ऊपर जो होता है उसका बहाव तीव्र होता है और नीचे बहाव कम होता है। जब ऊपर बहाव तीव्र होगा और नीचे बहाव कम होगा तो ऊपर की सतह का अपर्दन वह ज्यादा करेगी और नीचे की सतह का अपर्दन कम करेगी। इस तरीके से जहां से वह निकलती है वहां पर पर्वतों पर वह किस आकार की घाटी का निर्माण करती है? भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जब आगे बढ़ती है और यही भी आकार की घाटी जब विस्तृत रूप हो जाता है, वह गहरी हो जाती है, तो उसे हिगार्ज और कैनियन कहा जाता है। फिर नदी आगे बढ़ती हुई जाती है और जैसे ही ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अपने साथ, जब यहां पर वह अपर्दन कर रही होती है तो अपने साथ बहुत सारे मलबे को साथ लेकर चलती है, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को साथ में लेकर चलती है। तो जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करेगी तो इसका जो बहाव है वो एकदम कम हो जाएगा, और जैसे ही इसका बहाव होता है तो वह जो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आ रही होती है, उन बड़े बड़े पत्थरों का यहां पर क्या कर देती है? निक्षेप कर देती है। क्या कर देती है? निक्षेप कर देती है। और उनके निक्षेप से एक प्रकार की आकृति बनती है जिसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है। फिर आगे बढ़ती है। अब जब आगे और बढ़ेगी और इसका वेग और कम हो जाएगा, तो अभी इसने बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेप किया था, अब उसका वेग और कम हो जाने के कारण अपने साथ ले जाने वाले छोटे छोटे पत्थरों का निक्षेप करती है। जब वह छोटे छोटे पत्थरों का निक्षेप करेगी तो वह इस तरीके से कुछ आकृति बनाती है जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ पंख कहा जाता है।
अब ये नदी आगे की ओर बढ़ेगी। जब नदी आगे की ओर बढ़ती जाती है तो आपने देखा होगा कई बार बाढ़ आती है और कई बार बाढ़ नहीं आती है। तो नदियों के जो किनारे होते हैं वहां पर क्या करती है यह, वहां पर भी यह संरचनात्मक सोपान का निर्माण करती है। मान लीजिए वहां पर यदि कोई कठोर चट्टान है और मुलायम चट्टान है तो वह इस तरीके की आकृति का निर्माण कर देती है। यहां पर मान लीजिए कठोर चट्टान है, यहां पर मुलायम चट्टान थी, इसके ऊपर फिर कठोर चट्टान थी, यहां पर क्या हो गई मुलायम चट्टान। तो वह कठोर चट्टान का अपर्दन नहीं कर पाती, मुलायम चट्टान का अपर्दन कर देती है और ऐसे बहती जाती है। और जब आप नदियों में नहाने के लिए उतरते हैं तो आपको ऐसा लगता है मान लीजिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो इन्हें या तो वेदिका कहा जाता है या संरचनात्मक सोपान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेदिका में क्या होता है, एकदम सीढ़ियां बनी होती हैं, इस तरीके की वेदिका बनी होती है। और संरचनात्मक सोपान में क्या होता है, ये इनका कर्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये नदी जैसे ही आगे की ओर बढ़ती जाएगी, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी, जब ये आगे की ओर बढ़ती जाएगी तो ध्यान रखिए कहीं कहीं पर चट्टानें भी मिलती हैं और कहीं कहीं पर चट्टानें नहीं मिलती। मान लीजिए यह पठारी क्षेत्रों से होकर जा रही है तो पठार के बाद अचानक से मैदान आता है और ये नदियां इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगती हैं। और जहां पर भी ये इस तरीके से गिरती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलप्रपात। फिर ये नदियां आगे बढ़ती हैं और मान लीजिए कर्व इतना ना होकर थोड़ा सा कम है तो यहां पर वह इस तरीके की आकृति का निर्माण करती हैं जिन्हें शिप्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिप्रिका। फिर नदियां आगे बढ़ती हुई जाती हैं मैदानी भागों में। अब इनकी गति बहुत कम हो जाती है और जब इनकी गति बहुत कम हो जाती है तो वह इस तरीके से सर्पाकार में लहराते हुए चलने लगती हैं, जिसे नदी विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदी विसर्प। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी नदियों का विसर्प देखने को मिलेगा, या फिर आप गूगल मैप के द्वारा जब पृथ्वी को ऊपर से जूम करके देखते हैं तो वहां पर जहां भी आपको नदियां दिखाई देंगी तो इस तरीके से नदियों की आकृति बनी होती है। कैसे बनी होती है, ऐसे बनी होती है। तो उसे क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। अब मान लीजिए नदी का वेग अचानक से फिर से बढ़ जाता है। अब जैसे ही वेग बढ़ जाता है और नदी अब विसर्प के आकार का ना चल के ऐसे सीधे चलने लगती है। अब जब वह सीधे चलने लगेगी तो इसके द्वारा यहां पर मलबे के द्वारा कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस तरीके की कुछ झीलों का निर्माण होगा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें गोखुर झील कहा जाता है क्योंकि इनकी आकृति गो के खुर, गाय के खुर के समान दिखाई देती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। ठीक, समझ में आया। अब नदी फिर और आगे बढ़ती हुई जाएगी। अब जैसे ये समुद्र में मिलने वाली होती है, जैसे यह समुद्र में मिलने वाली होती है तो इसका वेग बहुत ही मंद हो जाता है और अपने साथ जितना भी जलोढ़ लेके आती है। अब आप सोच रहे होंगे जलोढ़ क्या है, जलोढ़ जल के द्वारा जो लाया गया मलबा होता है उसे जलोढ़ कहा जाता है। इसमें महीन कंकड़ पत्थर, रेत, बलुआ होता है। तो जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है तो यह क्या करती है, इसकी गति बहुत कम हो जाती है और ये विभिन्न धाराओं में ऐसे वर्गीकृत होकर त्रिकोण आकार ऐसा धारण कर लेती है। बीच में मलबे का निक्षेप कर देती है और ऐसी धाराओं के रूप में जाकर समुद्र में मिल जाती है। और जो इस प्रकार की आकृति बनती है तो इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इसके अपर्दन से और इसके निक्षेपण से आगे बढ़ते हुए बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक एक स्थलाकृति को हम समझते जाते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपर्दन और कटाव से निर्मित स्थलाकृतियां, फिर देखेंगे हम निक्षेपण और जमाव से निर्मित स्थलाकृतियां। तो अपर्दन से सबसे पहले किसका निर्माण कर रही है, भी आकार की घाटी का निर्माण कर रही है। और मैंने आपको बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदी निकलती है तो वहां पर क्या करती है, भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। फिर आगे बढ़ती है, जब यही भी आकार की घाटी का क्षेत्र जो होता है विस्तृत हो जाता है, घाटी ज्यादा गहरी हो जाती है, आकार बड़ा हो जाता है, तो उसे गार्ज या कैनियन कहा जाता है। जब ये नदी पठारी क्षेत्रों से होकर गुजर रही होती है तो वहां पर जहां कहीं पठार से अचानक मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इस तरीके से गिरती है, तो वहां पर किसका निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। जहां कहीं ढाल कम होता है, मतलब एकदम ढाल ना होकर इस तरीके से ढाल होता है और नदी आराम से मंद ढाल के साथ चलती है, तो वहां पर शिप्रिका का निर्माण होता है। जलगर्तिका, जलगर्तिका क्या होती है, आपने देखा होगा नदियां जब आगे की ओर बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके चलती हैं, जिन्हें जलोढ़ कहा जाता है। तो नदियों के बीचों बीच, तट के बीचों बीच जब पानी बह रहा होता है तो यहां पर ये पत्थर घूमने के कारण इस तरीके कुछ गड्ढे बना देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जलगर्तिका कहा जाता है। फिर आगे बात आती है वेदिका की। तो वेदिका क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम साफ कर देते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। वेदिका क्या होती है कि जब कभी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान सामने आ जाती हैं,
ठीक है, समानांतर क्रम में आ जाती हैं, तो वहां पर इस तरीके की, मान लीजिए यहां पर आग्नेय चट्टान थी, यहां पर अवसादी चट्टान थी, फिर यहां पर आग्नेय चट्टान आ गई, फिर यहां पर अवसादी आ गई, फिर यहां पर आग्नेय आ गई, फिर यहां पे अवसादी, फिर यहां पर आग्नेय। इसी तरीके से यहां भी रहेगा। अब इस तरीके से यदि चट्टान आ जाती है तो नदी कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक है। तो नदी क्या करेगी, यहां का अपर्दन कर देगी ज्यादा, लेकिन यहां का अपर्दन नहीं कर पाएगी, फिर यहां का अपर्दन कर देगी, लेकिन यहां का फिर नहीं कर पाएगी, यहां का कर देगी, यहां पर नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा कि ऐसा लगता है कि नदी में जैसे जैसे बाजू से हम उतरते हैं तो हमें सीढ़ियों के समान दिखाई देता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे वेदिका कहा जाता है। अब मान लीजिए इन चट्टानों में इस तरीके से नुकीले ना होकर इनका कर्व थोड़ा ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। फिर नदी जब आगे बढ़ रही होती है और मान लीजिए उसके रास्ते में कोई टीला आ जाता है तो उस टीले का नदी क्या करती है, अपर्दन करती है, उसके मलबे को वहां से हटाकर आगे उसका निक्षेप कर देती है। तो उससे जो मैदान का निर्माण होता है उस टीले के तोड़ने से, उसे क्या कहा जाता है, संप्राय मैदान कहा जाता है। नदी विसर्प मैंने अभी बताया था कि नदियां जब मैदानी भागों में ऐसे विसर्प के समान बहने लगती हैं, ऐसे लहराते हुए बहने लगती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। और जब नदियों का वेग ज्यादा हो जाता है और यहां पर इनके छूटने के कारण यहां पर क्या हो जाते हैं, एक खुर के समान झीलों का निर्माण हो जाता है, तो उसे गोखुर झील कहा जाता है। कभी कभी बीच में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं और उन चट्टानों के अपर्दन के द्वारा एक छोटे छोटे द्वीपों का भी निर्माण होता है, उन्हें नदी द्वीप कहा जाता है। तो इतने प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण नदियों के अपर्दन के द्वारा होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतनी सारी स्थलाकृतियां और इतना सारा हम याद कैसे रखेंगे। अब यदि इनको 3-3 या 5-5 नंबर में लिखना होगा तो उन्हें हम याद कैसे रखेंगे। तो सरल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, आपको बस एक चित्र याद रखना है जो मैंने अभी आपको बनाया था कि नदी कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे कैसे जा रही है। तो वहां पर स्थलाकृतियां याद हो गई। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है गार्ज या कैनियन, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि गार्ज या कैनियन का निर्माण नदियों के अपर्दन के द्वारा होता है। यह भी आकार की घाटियों का ही विस्तृत रूप होता है। एक या दो यदि आपको उदाहरण पता होंगे तो आप उदाहरण लिख देना, और नहीं है तो कोई नहीं, इतने में ही आपके वर्ड सफिशिएंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब निक्षेप या जमाव के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात कर लेते हैं। तो निक्षेप या जमाव के द्वारा जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जलोढ़ पंख महीन पत्थरों के जब उसके विस्तार से किसका निर्माण होगा, जलोढ़ पंख का। जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, बड़े बड़े पत्थरों का जब निक्षेप कर देती है और वो शंकु का आकार धारण कर देते हैं तो इसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। मान लीजिए बड़े बड़े पत्थरों को यदि सामने रख दिया तो वहां पे बांध जैसे तटबंध बन जाते हैं। उसी तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है और जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। जलोढ़ मैदान का निर्माण, मान लीजिए अपने साथ महीन पत्थरों को, महीन बालू को लेकर जा रही है, पर्वतीय भाग से जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाए गए मलबों को निक्षेपित कर देती है और वहां पर बांगर और खादर नामक दो क्षेत्र बन जाते हैं। जहां पर पुरानी जलोढ़ होती है उसे बांगर कहा जाता है और जहां पर नवीन जलोढ़ होती है उसे खादर कहा जाता है। तो इस तरीके से निक्षेप से और अपर्दन के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब यहां पर कुछ कुछ स्थलाकृतियों को हम डिटेल में पढ़ा देंगे आपको कि किस तरीके से लिखना है, तो आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा। और कुछ कुछ स्थलाकृतियां ऐसी हैं कि आप बस उनका डायग्राम देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इसमें हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ को डिटेल में पढ़ा देता हूं और कुछ को डिटेल आप खुद कर लीजिएगा। आकृतियां मैंने सभी की बना के आपको बता दी है, एक एक चीज की आकृति और उसका निर्माण किस तरीके से हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहां भी सभी का मैंने निर्माण बता दिया है किस तरीके से हो रहा है। चलिए यहां पर एक चीज नोट के रूप में आप देख लीजिए, जो जलोढ़ शंकु होते हैं, ध्यान रखिए, उनके मिलने से भाबर प्रदेश का निर्माण होता है। जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे होंगे, जो कि भूगोल के विषय में आपने पढ़ा होगा कि भाबर प्रदेश और जो तराई प्रदेश होते हैं वो क्या होते हैं, तो भाबर प्रदेश में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। उनका निर्माण किससे होता है, जलोढ़ शंकुओं से होता है। और जहां पर तराई प्रदेश का निर्माण होता है, अर्थात नदियां पुनः स्थल पर आ जाती हैं और दलदलीय मैदानी क्षेत्र कहलाता है, तो उसका निर्माण जलोढ़ पंख के द्वारा होता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आकार की घाटी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वी आकार की घाटी इस तरीके से दिखाई देती है और नदियों के द्वारा अपर्दन से इसका निर्माण होता है। इसके बाद गार्ज और कैनियन क्या होते हैं, तो ये दोनों ही वी आकार की घाटियों के रूप हैं। सामान्यतः बहुत गहरी और सकरी घाटियां गार्ज या कंदरा कहलाती हैं, कंदरा गुफा के रूप में होती हैं। कैनियन की बात करते हैं तो गार्ज का विस्तृत रूप क्या कहलाता है, कैनियन कहलाता है। यह पठारों पर नदी अपर्दन
अपरदन से निर्मित होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैनियन का निर्माण कहां पर होता है? पठारों पर होता है। उदाहरण में ग्रैंड कैनियन जो है कोलोराडो नदी पर यूएसए में बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप चंबल में जाते हैं तो चंबल नदी भी वहां पर क्या करती है? महाखड्डों का निर्माण करती है, कैनियनों का निर्माण करती है। तो क्लियर हो गया, जो ग्रैंड कैनियन है विश्व के सबसे बड़े महाखड्डों का निर्माण होता है। सबसे बड़े महाखड्ड हैं, इन्हें ही ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। कहां पर इनका निर्माण होता है? तो कोलोराडो के पठार पर होता है और कोलोराडो नदी के द्वारा किया जाता है। किस देश में है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न 3 नंबर में एक बार सीधा सीधा यहां पर पूछा जा चुका था, ग्रैंड कैनियन लिखा आ गया था। तो आपको पता होना चाहिए ग्रैंड कैनियन क्या है, किस नदी पर, किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, किस पठार और किस देश में है और किसकी आकृति है। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं जलप्रपात की। तो जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। स्थलाकृति कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। क्लियर है? शिप्रिका की बात कर लेते हैं। तो नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से थोड़ा सा अधिक हो जाए, अर्थात ना तो जलप्रपात के समान एकदम तीव्र गति से नीचे गिरे और ना ही मैदान के समय सीधा चले, थोड़ा सा कर्व के रूप में इस तरीके से आगे बढ़ते जाए, तो इस तरीके की जो आकृति दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? शिप्रिका कहा जाता है। इसकी ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम और ढाल मंद होता है। बात कर लेते हैं वेदिका की। तो वेदिका क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो मान लीजिए अवसादी या फिर आग्नेय या फिर कायांतर चट्टानें आपस में मिल जाती हैं तो नदियों के द्वारा इस तरीके से अपरदन किया जाता है कि सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है, तो उसे वेदिका कहा जाता है। और संरचनात्मक सोपान में इनका कर्व क्या हो जाता है? थोड़ा सा गोल आकार में हो जाता है और इनका निर्माण कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या कहलाता है? संरचनात्मक सोपान कहलाता है। फिर बात कर देते हैं जलगर्तिका की। तो नदी में भंवर उत्पन्न होने पर उसके अंदर उपस्थित पत्थर जल के अंदर घूमकर जलगर्तिकाओं का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो नदी जा रही होती है इसमें बहुत सारे ऐसे गड्ढे बन जाते हैं अंदर। वो किसके द्वारा बनते हैं? गोलाश्मों के द्वारा बनते हैं, जो नदियां अपने साथ लेकर चलती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? जलगर्तिका कहा जाता है। डेल्टा की बात। तो नदियां जब सागर या झील में गिरती हैं तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण मलबे के निक्षेप से निर्मित त्रिभुजाकार स्थल क्या है? स्थला रूप को डेल्टा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि नील नदी कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ज्वारनदमुखी डेल्टा बनाती हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है और जो एब्रो डेल्टा है वह पंजाकार डेल्टा है। एब्रो नदी भी कैसा बनाती है? पंजाकार डेल्टा बनाती है। क्लियर है? तो ये डेल्टाओं के उदाहरण हैं। और डेल्टा क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो नदियां जब समुद्र में मिलने जा रही होती हैं उनका वेग बहुत मंद हो जाता है और वेग मंद हो जाने के कारण वो अपने साथ लाए गए मलबे को अपने आगे निक्षेपित कर देती है और बहुत सारी धाराओं में इस तरीके से जाकर समुद्र में मिल जाती है और एक डेल्टा जो कि गणित का एक सिग्मोल है उसके आकार की आकृति बनाती है, इसलिए इसे डेल्टा कहा जाता है। अब प्रश्न आता है एस्चुरी और डेल्टा में अंतर। तो मैं आपको बता देता हूं कि एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या होता है। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां मंद गति से मैदानी भागों से समुद्र में मिलने जा रही होती हैं, ध्यान रखिएगा, मैदानी भागों से समुद्र में मिलने जा रही होती हैं या फिर वह बूढ़ी हो चुकी होती हैं, जरा अवस्था में पहुंच चुकी होती हैं, तो उस समय उनका वेग बहुत मंद हो जाता है, अपने साथ लाए हुए मलबे को अपने किनारों पर निक्षेप कर देती हैं और इस तरीके से लहराते हुए बहुत सारी सरिताओं में मिलकर इस तरीके से डेल्टा की आकृति बनाते हुए कहां मिल जाती? समुद्र में। डेल्टा कहलाता है। एस्चुरी क्या कहलाती है? जब नदियां पठारी क्षेत्रों से या फिर दरारी भ्रंशों के क्षेत्रों से बहकर जाती हैं, उनके वेग में कोई कमी नहीं आती, अपने साथ कोई मलबा लेकर नहीं जाती, या जो मलबा लेकर भी जाती हैं तो उनका बगैर निक्षेप किए उसी वेग के साथ किस में मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े नाले जाकर नदियों में मिलते हैं एकदम भर भर की आवाज करके, तो वह आकृति क्या कहलाती है? एस्चुरी कहलाती है। डेल्टा में नदी का वेग मंद हो जाता है और वहां पर वह अपने जलोढ़ का निक्षेप करती है, लेकिन एस्चुरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं नदी विसर्प और गोखुर झील, जिसे झाड़न झील या चापाकार झील भी कहा जाता है।
मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं से बाएं घूमती हुई विसर्प एस आकार का रूप ले लेती है, जिसे नदी विसर्प कहा जाता है। जब यह नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तब नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है। तो यदि आपसे नदी विसर्प या गोखुर झील, झाड़न झील या चापाकर झील पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं। नदी द्वीप क्या होता है? नदियां अपने बहाव के दौरान अपने मध्य में कई छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती है, जिन्हें नदी द्वीप कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम माजुली नदी द्वीप का उदाहरण ले सकते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो पूछा जा सकता है 3 नंबर में सीधा लिख दिया जाएगा माजुली नदी द्वीप। तो आपको लिखना होगा कि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर हुआ? नदी द्वीप है, द्वीप नहीं लिखेंगे, नदी द्वीप है। और नदी द्वीप का तो पता है आपको निर्माण किस तरीके से हो रहा है। अब बात कर लेते हैं संप्राय मैदान का। संप्राय मैदान क्या होता है? पेनीप्लेन क्या होता है? तो नदियां या बहते हुए जल से ऊपर उठा हुआ स्थल भाग अपर्दित होकर लगभग मैदान में परिवर्तित हो जाता है तो उसे संप्रदाय मैदान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कैसा मैदान कहा जाता है? संप्रदाय पूरा माह है। अब मान लीजिए नदी इस तरीके से बह रही है और बीच में ऐसे कोई टीला आ जाता है, तो ये नदी क्या करेगी? धीरे 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 इस टीले का क्या करेगी? अपर्दन करेगी, और अपर्दन करने के बाद इसे एक समतल मैदान में परिवर्तित कर देगी, तो उसे ही क्या कहा जाता है? संप्राय मैदान कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसी के अपर्दन के दौरान जो छोटा बचा हुआ भाग रह जाता, अवशिष्ट भाग बचा हुआ रहता है, उसे मोनाड नाग कहा जाता है। यदि आपसे संप्राय मैदान का उदाहरण पूछा जाए तो आपको छोटा नागपुर स्थित रांची का मैदान लिख देना है। संप्राय मैदान का उदाहरण क्या है? छोटा नागपुर पठार में स्थित रांची का जो मैदान है वह संप्राय मैदान का उदाहरण है। मोनाड नाग क्या कहलाता है? संप्राय मैदानों में जहां कहीं ऊपर उठी अवशिष्ट पहाड़ियां दिखाई देती हैं, अर्थात जब इसका अपर्दन हो रहा होता है तो अपर्दन पूरी तरीके से ना होकर थोड़ा बहुत अवशिष्ट भाग बच जाता है, उस बचे हुए अवशिष्ट भाग को मोनाड नाग कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? तो यह क्या हुआ? नदी के द्वारा अपर्दन और नदी के द्वारा निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। अब हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात कर लेते हैं। तो हिमानियों द्वारा भी अपर्दन और निक्षेपण और जमाव के द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जिस तरीके से नदी अपर्दन के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही थी, उसी तरीके से हिमानी भी अपर्दन करती है और आगे जाकर अपने साथ कुछ हिमोड़ को लेकर जाती है और उनके निक्षेपण से भी बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। समझते हैं एक एक करके। अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी हैं? एक होती है यू आकार की घाटी। अब यहां पर कंफ्यूजन बहुत होता है, ध्यान रखिएगा। एक होती है भी आकार की घाटी जिसका निर्माण नदियों के द्वारा, नदियों के अपर्दन के द्वारा होता है, और एक होती है यू आकार की घाटी जिसका निर्माण हिमानी के अपर्दन के द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हिमानी के अपर्दन के द्वारा यू आकार की कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूं। हिमानी मतलब हिमानी क्या होता है? बर्फ के बहुत बड़ी बड़ी शिलाखंडें होती हैं। जब हिमानी या बर्फ की बहुत बड़े बड़े शिलाखंड एक साथ आगे की ओर बढ़ते हैं या बहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। जब ये चट्टानों से होकर जाएंगे, मान लीजिए ये शिलाखंड है पूरा का पूरा ऐसे आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो इसके बीच में कोई भी चट्टान आ जाए तो इसका अपर्दन कैसा करेगा? ऊपर और नीचे बराबर ही करेगा। नदियां क्या होती थी? नदियों का वेग ऊपर ज्यादा होता था और नीचे कम होता था, इसलिए वह भी आकार की घाटी बनाती थी। लेकिन जो हिमानी होती है उनका वेग इक्वल होता है, ऊपर और नीचे बराबर होता है, इसलिए उनके द्वारा जो निर्मित घाटी होती है वो कैसी होती है? यू आकार की घाटी होती है। फिर जब हिमानी ये आगे बढ़ती हैं और जिस तरीके से नदियां जलप्रपात का निर्माण कर रही थीं, जलप्रपात में क्या कर रही थीं? मान लीजिए ये पठार है और यहां पर डायरेक्ट एक घाटी आ जाती है और नदियां सीधे नीचे उतर जाती हैं। लेकिन ये तो पानी था तो नीचे उतर गया, लेकिन जो बर्फ होती है वो नीचे नहीं उतर पाती है और वह शिलाखंड इस तरीके से बन जाते हैं जिसे लटकती हुई घाटी भी कहा जाता है, लंबित घाटी कहा जाता है, लटकती हुई दिखाई देती है। क्लियर है? दूसरा क्या होता है? अब मान लीजिए इसी का भाग ये टूट जाए और टूटने के बाद कुछ इस तरीके का बन जाए कि वो हमें आरामदायक कुर्सी के समान दिखाई दे। कैसे दिखाई दे? आरामदायक कुर्सी के समान। वो लटकने के बाद यहां पर उसका कुछ भाग भर गया और वह कुछ इस आकृति का दिखाई दे जैसे आरामदायक कुर्सी है जिस पर हम बैठते हैं, तो उसे सार्क या हिम गह्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क या हिम गह्वर कहा जाता है। फिर होता है एरेट या तीक्ष्ण कटक। मान लीजिए शिलालेखें जा रही हैं और उसके मार्ग में कोई आग्नेय चट्टान आ जाती है और आग्नेय चट्टान आ जाने के कारण इस तरीके से
कुछ अपर्दन होता है, कहीं कहीं बीच बीच में आग्नेय चट्टान है और कहीं पर अवसादी चट्टान है। तो जहां पर परतदार या अवसादी चट्टान होती है उसका तो अपर्दन हो जाता है, लेकिन जो आग्नेय चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान होती हैं, चूंकि ज्यादा कठोर होती हैं, जिनका क्या अपर्दन नहीं हो पाता है, जिससे कुछ इस तरीके के तीक्ष्ण कटक बन जाते हैं, इन्हें ही तीक्ष्ण कटक या एरेट कहा जाता है। इसी तरीके से नूनाटक क्या होता है, मान लीजिए कोई मैदानी क्षेत्र है और वहां पर कोई एक पिंड था, ठीक है, इस तरीके का कोई एक पिंड है, ठीक है, कोई एक पिंड है और उसका निर्माण उसका अपर्दन किया गया है, लेकिन अपर्दन करने के बाद एक बीच में इस तरीके की आकृति बन जाती है जिसके ऊपर भी बर्फ जम जाए और आजू बाजू भी बर्फ जम जाए, ऐसा लगे कि एक बर्फ का टीला है, उसे ही क्या कहा जाता है, नूनाटक कहा जाता है। तो इस तरीके की आकृति वह बनती है। फिर होते हैं रास मटाने और भेड़ की पीठ सैल, समझते हैं। मान लीजिए जो बर्फ के शिलाखंड हैं आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ने पर आगे की ओर यहां पर जो है कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं या रूपांतरित अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें हैं। तो जब यह बर्फ यहां से जाएगी तो इसका अपर्दन ज्यादा कर देगी, लेकिन जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ती जाएगी और जैसे ही उसको रास्ते में यहां पर आग्नेय चट्टान मिलती जाएगी तो वह इसका अपर्दन करना कम कर देगी, और अपर्दन कम कर देगी और पीछे जाकर यहां से होकर ऐसे निकल जाएगी। तो ऐसा लगेगा जैसे भेड़ बैठी हुई है, अर्थात बैठी हुई भेड़ आपको प्रतीत होगी, इसीलिए इसे रास मुटाने या भेड़ की पीठ सैल भी कहा जाता है। दूसरा होता है श्रृंगपुच्छ, इसी की विपरीत अवस्था होती है। विपरीत अवस्था से मतलब मान लीजिए आगे की ओर मान लीजिए इस तरीके की है, यहां पर आग्नेय चट्टान आ जाती है, आग्नेय चट्टान है, और पीछे की ओर यहां पर कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान है। अब बर्फ की शिलाखंड जब इस तरीके से जाएगी तो यहां पर अपर्दन कम करेगी, अपर्दन कम करने के बाद जैसे इसके पीछे वाले भाग में जाती है तो यहां पर अपर्दन को ज्यादा कर देगी। अर्थात यह कैसे प्रतीत होगा, ऐसे प्रतीत होगा जैसे श्रृंग की पूंछ हो, इसलिए इसे श्रृंगपुच्छ कहा जाता है। उसके बाद आता है फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट क्या होता है, तो जो बर्फ के क्षेत्र होते हैं जहां पर बर्फबारी होती है और वो समुद्र के करीब होते हैं, लेकिन समुद्री जल के द्वारा उसके तटीय भागों का क्या कर दिया जाता है, अपर्दन कर दिया जाता है, और वहां पर एक तट बना दिए जाते हैं जहां पर बड़ी बड़ी जहाजों को रोका जा सकता है। ऐसे तटों को फ्योर्ड तट कहा जाता है। गिरिसंग की बात करें तो गिरिसंग में क्या होता है, इस तरीके की आकृति कुछ सुरंग के समान दिखाई देती है, इस तरीके की, उस आकृति को क्या कहते हैं, गिरिसंग कहते हैं। और इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, हिमानी के द्वारा, अपर्दन के द्वारा होता है। तो ये स्थलाकृतियां आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम हिमानी के द्वारा जो निक्षेपण है या उसके जमाव के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को समझ लेते हैं। एक होता है ड्रमलिन। ड्रमलिन में क्या होता है, जब बर्फ आगे बढ़ रही होती है तो अपने साथ बहुत सारा हिमोड़ लेके चल रही होती है, तो वह हिमोड़ का निक्षेप कुछ इस तरीके से कर देती है कि आपको एक अंडे की टोकरी के समान वह दिखाई देती है, तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रमलिन कहा जाता है। उसी तरीके से यदि इनका निक्षेपण इस तरीके से किया जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एस्कर। यदि मान लीजिए बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और पर्वतों में यदि भूकंप कुछ आ जाता है या हलचल होती है, और हलचल होने के कारण यहां से जो हिमोड़ है, जो बर्फ है, वह नीचे की ओर खिसक आती है और इस तरीके की धारियां बन जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है। जैसे कि आपने बाहुबली फर्स्ट मूवी देखी होगी, बाहुबली प्रथम मूवी में क्या होता है, जब हीरो वहां से बर्फ वाले क्षेत्र से हीरोइन को लेके जा रहा होता है तो आपने देखा होगा वहां पर बड़ी हलचल होती है एक पत्थर को पटकने से, और बर्फ ऊपर से एकदम नीचे की ओर आने लगती है, और जब वह बर्फ शांत हो जाती है तो उस पठार पर कुछ, उस पर्वत पर कुछ इस तरीके की धारियां दिखाई देने लगती हैं। उन्हीं धारियों को क्या कहते हैं, हिमोड़ या मोरेन कहते हैं। फिर होता है आउटवाश प्लेन। आउटवाश प्लेन क्या होता है, जब यही बर्फ ऊपर से नीचे की ओर आती है और उसका निक्षेपण हो जाता है और नीचे एक मैदान का निर्माण हो जाता है, तो उसी मैदान को क्या कहा जाता है, आउटवाश प्लेन कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो ये तो हमने देख लिया क्या, छोटा छोटा सा, कि अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का जन्म हो रहा है। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं जो 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, और जिन्हें पूछने की संभावना बहुत कम है उन्हें मैंने लिखाया नहीं है, उन्हें आप ऐसे ही लिख सकते हैं
कि कौन सी स्थलाकृति है, किसके द्वारा उसका निर्माण हो रहा है, और उसकी आकृति मैंने आपको बता दी है। और यह भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से उसका निर्माण हो रहा है, बस उसको मैंने आपको लिखित रूप में नहीं दिया है। चलिए समझ लेते हैं नुनाटक को। नुनाटक क्या होता है? चारों तरफ बर्फ के बीच में एक द्वीप हो और उस द्वीप पर भी बर्फ जमी हो, ऐसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? नुनाटक कहा जाता है। ड्रमलिन क्या होती है? यह उल्टी नाव या कटे हुए अंडे के समान दिखाई देती है। जब विभिन्न ड्रमलिन एक ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं तो अंडे की टोकरी के समान दिखाई देने लगते हैं। फिर आता है एस्कर। हिमानी द्वारा लाए गए जमाव से निर्मित स्थलाकृतियों जो कटक के समान दिखाई दे, कैसे? कटक के समान दिखाई दें, उन्हें एस्कर कहा जाता है। आउटवाश प्लेन की बात करते हैं तो हिमानी के पिघलने से प्राप्त जल के द्वारा जमाव से निर्मित जो मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है? आउटवाश प्लेन कहा जाता है, आउटवाश मैदान कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। चित्र मैंने सभी के डिटेल में बता दिए थे, कुछ इनको लिख के आपको बता दिया है, तो वो चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं हिमोड़ को। हिमोड़ क्या होता है? हिमानी द्वारा लाए गए पदार्थ जिसका जमाव होता है उसे क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। जिस तरीके से हमने जलोढ़ को देखा था कि नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर को लाया जाता है उसे जलोढ़ कहा जाता है, उसी तरीके से जो हिम की नदियां होती हैं उनके द्वारा जो कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं उसे हिमोड़ कहा जाता है। फ्योर्ड तट क्या होता है? तो यह हिमानी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। किसी हिमानी उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से जिन तटों का निर्माण होता है उन्हें फ्योर्ड तट कहा जाता है। मान लीजिए यह कोई तट है, ठीक है, और यहां पर सागर है, जल भरा हुआ है। अब इसके अपर्दन के द्वारा यहां पर मान लीजिए इस तरीके से यहां धसाव हो जाता है और तटों का निर्माण हो जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी जहाजें आकर यहां पर रुक सकें, तो उन्हें क्या कहा जाता है? फ्योर्ड तट कहा जाता है। ध्यान रखिए इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते। कैसे होते हैं? खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण के लिए आप नॉर्वे के तट का उदाहरण ले सकते हैं। नॉर्वे का तट किसका उदाहरण है? फ्योर्ड तटों का उदाहरण है। तो दोस्तों ये हुई नदी और हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं लेकिन एक साथ हम उनको नहीं पढ़ा सकते। पढ़ा तो हम सब कुछ सकते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। तो आदि हम स्थलाकृतियों को अगले वाले वीडियो में देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिए स्थलाकृतियों को दोनों भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें अपर्दन के द्वारा, निक्षेपण और जमाव के द्वारा दोनों प्रकार से बनने वाली स्थलाकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।